आज का ये सुंदर मंगल प्रभात हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्युलोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव हो। आज का ये सुंदर मंगल प्रभात ये भी तो हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्युलोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का नया प्रारंभ हो। हम दोनों प्रकार के जीव शरीरों की आगे की कल्याणकारी मंगलमय जीवन यात्रा के लिए इस दिव्य स्थान से, इस पवित्र स्थान से शुभकामनाएं प्रार्थते हैं। द स्कूल ऑफ डिवाइन आर्ट्स में नृत्य कला का धर्म के साथ का संबंध, अध्यात्म के साथ का संबंध, इस विषय पर आगे बात करूंगा। जब मैं गांधीनगर में इस विषय पर काम कर रहा था, नृत्य कला का धर्म के साथ का संबंध, कलाओं का धर्म के साथ का संबंध, उस समय के कुछ बनाव है, इंसिडेंट्स है, वो आपसे कहता हूं। एक बनाव ऐसा था जिसमें जो एग्ज़ाम मैंने दी थी ऑफिसर लेवल की, जीपीएससी की, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन की जो एग्ज़ाम थी, उसमें मैं 2 टेस्ट में पास हो गया था। तो तीसरा जो था वो था इंटरव्यू के लिए मुझे जाना था। तो ऑफिसर का इंटरव्यू होता है तो जीपीएससी के सेक्रेटरी लेवल के सारे क्लास 1 ऑफिसर, सेक्रेटरी, ऐसे लोग होते हैं, वो इंटरव्यू लेते हैं। और ऑफिसर लेवल का इंटरव्यू था तो सब चिंतित तो होते ही है कि किसी को भी मिलो कि इसको ये पूछा, इसको वो पूछा। लेकिन इसके साथ में एक आगे की भी एक बात करूंगा, इसके साथ जुड़ी हुई। जब मैं बीएड हो गया, बीएड में मेरा आया था 2nd रैंक यूनिवर्सिटी में, मैं 1 मार्क से गोल्ड मेडल नहीं मिला मुझे। उस समय मैंने क्या किया, मैंने जो प्रक्रिया की वो मैं तुम्हें कहता हूं कि सब नौकरी की तलाश होती है। जब इंटरव्यू आता है, इंटरव्यू के लिए न्यूज़पेपर में जब एडवर्टाइज आती है तब एप्लीकेशन भेजते हैं। मैंने क्या किया, मैंने एक एप्लीकेशन तैयार की अपने बारे में कि अगर आप मुझे सर्विस दोगे, मैं खुद का इसमें बहुत वखाण, मैं कर्मनिष्ठ, इस तरह से शिस्त, ऐसा जो उस वक्त की जो डिसिप्लिन वाली भाषा थी, मैंने ऐसा एक एप्लीकेशन तैयार खुद ने ही कर दी थी। और इसमें सारी एक्टिविटीज़ के जो मेरे सर्टिफिकेट थे सारे, वो तैयारी थी। मैं क्या करूं, मैं ऐसा देखता था कि चलो अहमदाबाद की, मुझे क्योंकि बीएड में क्या था, मैंने अहमदाबाद किया तो उसमें सब जो अच्छी स्कूल थी, बीएड में लेसन लेना होता है बच्चों का, तो मुझे पता था कि कौन कौन सी स्कूल अच्छी है और मुझे कौन सी स्कूल सबसे अच्छी लगी। तो मैं उस स्कूल में खुद ही चला जाता था अपनी एप्लीकेशन लेके, वहाँ वैकेंसी हो कि ना हो, मैं चला जाऊँ प्रिंसिपल के पास से समय लूँ, उसे मिलूँ, एप्लीकेशन रख दूँ उसके पास। वो पूरी एप्लीकेशन देख, वो मुझे कहता है यहाँ तो वैकेंसी नहीं। लेकिन उसमें क्या होता था, वो मुझे और बताए कि आप एक ऐसा काम करो, मैं आपको ट्रस्टी का नाम देता हूँ यहाँ के, उस ट्रस्टी को आप मिल लो। मैं उससे मिलने चला जाऊँ। फिर मैं एक प्रक्रिया क्या करता था कि मैं पूरी स्कूल देखूँ, पूरी की पूरी, कि समझ लो कि इस स्कूल में मुझे सर्विस मिल जाए तो मैं करूँ। मैं मुझसे पूछूं कि समझ लो कि इस स्कूल में, ऐसी स्कूल, ऐसा डिसिप्लिन वाला वातावरण, इस तरह से आना हो, मुझे अगर अहमदाबाद में, पहले तो मुझे अहमदाबाद में रहना ही अच्छा नहीं लगे कि मैं रहूं कहाँ। चलो अहमदाबाद में मुझे सर्विस मिल भी गई तो मैं रहूं कहाँ। मैंने अहमदाबाद में, मैं जब से आया था, मैं पढ़ता था, तब से मैं अहमदाबाद देखूं कि मुझे यहाँ रहना हो तो मुझे अच्छा लगे। इवन जो कॉलोनी में मेरे भाई रहते थे, उस कॉलोनी में मैं मेरी कल्पना करूं कि चलो मुझे रहना पड़े इस कॉलोनी में तो मुझे अच्छा लगे। तो मुझे अंदर से ना ही जवाब आए कि ना,
यहाँ नहीं रहना है। फिर जितने स्कूल में मैं जाऊं, मैं जो स्कूल मुझे अच्छी लगती थी सब जगह में चला गया। खुद ही जाऊं, वैकेंसी हो कि ना हो तो ठीक है, मैं चला जाता था इंटरव्यू के लिए। लेकिन अगर ना हो वैकेंसी तो भी मैं एप्लीकेशन लेके चला जाता था कि क्या होता है उसके और मेरे बीच, क्या होता है। और आप समझ सकते हो कि जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो यहां जो मुख्य बात है वो है भय, फियर। जब आप किसी व्यक्ति के सामने आते हो, भय किस लिए आता है? क्योंकि हमारे भीतर लोभ होता है। लोभ क्या होता है? समझ लो कि ये बात इसलिए मैं कर रहा हूं कि मुझे अगर ऐसा है कि नहीं, मुझे इस स्कूल में सर्विस चाहिए, तो ये मेरा लोभ है, मेरी अपेक्षा है कि मुझे चाहिए सर्विस। अब भय किस लिए है? कि वो नहीं लेगा तो मुझे मेरा वो पूछेगा और मुझे वो प्रश्न का जवाब नहीं आएगा। ऐसे ऐसे बहुत से हम अपना भीतर देखे। मन, जब आप देखते जाओगे, मन को समझते जाओगे, इसके साथ ये दो बातें चलेगी, अपेक्षा और भय। जहां भी भय है आप समझ लो अपेक्षा होगी, आपने देखी हो ना देखी हो, लेकिन ये दोनों साथ साथ ही चलते हैं, हाथ में हाथ मिलाकर ही चलते। कि भय को अगर आप छाती कहो तो पीठ हो गई अपेक्षा, अपेक्षा को अगर आप छाती कहो तो उसकी पीठ हो गया भय। दोनों साथ साथ ही चलते। तो ऐसी जब भी उससे मुलाकात हो जाए, मैं स्कूल में बैठूं बेंच पर कि चलो समझ लो कि इस स्कूल में मुझे मिल जाए सर्विस, तो क्या मैं लूंगा, कर सकूंगा, इस पे काम कर सकूंगा? मेरे भीतर से कोई न माने, वो सदा कहे ना। ये बात मैं इसीलिए कहता हूं कि जो भीतर होता है उसे पता है कि ये तेरे लिए नहीं। और कई बार हमें ऐसा होता है कि ये मुझे क्यों न मिला, लेकिन वो तुम्हारे लिए योग्य होता भी नहीं। अगर वो तुम्हारे लिए योग्य होता तो तुम्हें मिल ही जाता। लेकिन वो तुम्हारे लिए, अगर ठीक से गहराई से देखा जाए, ठीक से हम समझे अपने को, तो पता चल जाता है हमें कि ये मेरे लिए ठीक नहीं था। तो मैं वहां बैठूं, मुझे भीतर से ना ही आए, तो मैं किसे भी मिलूं, वहां ट्रस्टी को मिलूं, प्रिंसिपल को मिलूं। अगर कई स्कूल में ऐसा हुआ कि वो तैयारी बताए कि हाँ ठीक है तुम्हारा हो सकता है, तो मुझे अंदर से आए कि ना ना न ले तो अच्छा है। क्योंकि मैं स्कूल में शिक्षकों की दशा देखूं, इतने सारे स्टूडेंट्स, इतना भीड़ वाला अहमदाबाद का एटमॉस्फेयर, 3-3 मंजिले वाले बिल्डिंग हो, उसमें तीसरे मंजिले पर, और क्लासरूम देखो, पुराने क्लासरूम, ठीक से व्हाइट बोर्ड्स भी न किया हो, ऐसे अंधारे क्लासरूम। मुझे लगता है कि शायद मुझे मिल जाए यहाँ तो मैं क्या ठहरूंगा। मुझे जानता था कि मैं नहीं रहने वाला, मिल भी गया तो भी मैं नहीं रहूंगा। तो ये मैं पूरा अनुभव लिया जब तक मैं अहमदाबाद रहा, सबको मिलता रहा इस तरह से। और जब मेरे ये इंटरव्यू आया क्लास 1-2 का, सब चिंतित थे कि हम, लेकिन मैं मेरी एक बात कहूं, मुझे उससे कोई भीतर से लेना देना नहीं था कि ये लोग मुझे सिलेक्ट करे तो भी ठीक, आगे उसमें मैं काम करूंगा। जो जानने के लिए मैं आया हूं, ऑफिसर होने के लिए आया हूं, और मुझे जो जानना है वो काम करूं। अगर ना भी ले तो मेरा रास्ता क्लियर था। तो मुझे अंदर से कोई ऐसा भय न छुए कि मुझे नहीं लेंगे तो ये पूछेंगे और मुझे नहीं आएंगे। मैं आपको बात कहूं कि जब मैं गया इंटरव्यू देने के लिए, तो और जो ऑफिसर के एग्जाम में आए थे इंटरव्यू देने के लिए, वो इतने डरे, वो बात ही न करे, वही बात करके। कोई अंदर इंटरव्यू देकर आए ऑफिसर, उसे पूछे, ऑफिसर का इंटरव्यू देकर आए, उसे घेर ले, उसे पूछे क्या पूछा, किसने क्या पूछा, कौन बैठा है, कौन है सेक्रेटरी, कौन है पूछने वाली जो कमेटी है, इंटरव्यू की जो कमेटी है, उसमें कौन बैठा है, क्या क्या पूछ रहे, सारे क्वेश्चन लिखे। समझ लो कि 5 दिन के बाद उसका इंटरव्यू है तो वो सारे क्वेश्चन लिखे ऐसा। और मैं शांति से बैठूं, चाय पीऊं उन लोगों के साथ। जब मैं इंटरव्यू देने गया तो कई लोग ने मेरी मस्करी करते थे, मेरे मित्र, वो मुझे ऐसा कहते, मैं इतना ठाठ से गया था इंटरव्यू देने के लिए। उस वक्त जितने मेरे पास पैसे थे उसमें से अच्छा शर्ट, पैंट, बेल्ट सब कुछ लिया था, शूज लिया था, और इतना मैं ठाठ से गया वहां कि वो लोग मुझे पूछते थे कि तू इंटरव्यू देने आया है या किसी का इंटरव्यू लेने आया है। और इतना भीतर से मैं एकदम पुलकित, आनंदित। अब इसके साथ एक बात और जोड़ता हूं। जब मैं इंटरव्यू कक्ष में गया कि जहां ये कमेटी के सामने मुझे इंटरव्यू देना था, मुझे कुछ न लगे, ये लोग मेरे सामने बैठे थे, मैं मेरे भीतर यही देखता था
कि कोई भी कॉम्प्लेक्स मेरे भीतर आता है कि नहीं, भय पैदा होता है कि नहीं मेरे भीतर से, कि ये सारे बैठे हैं ऐसे, मुझे कोई क्या पूछेंगे, किस तरह से बात होगी हमारे बीच, तो कोई भय आता है कि नहीं। और मैं जब गया तो मैं आराम से गया, ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी जाए। जब आप भयभीत होते हो तो काम एकदम जल्दी जल्दी हो जाता है। मैं आराम से ऐसे ठाट से, जैसे मैं उन लोगों का इंटरव्यू लेने के लिए जा रहा हूं, इस तरह से मैं आराम से गया। और मैं यही देखूं कि मेरे भीतर, समझ लो कि ये सेक्रेटरी है या ये इससे भी ऊपर की पोस्ट में है, ये जो मेरे इंटरव्यू लेने के लिए हाजिर, मैं एक एक व्यक्ति के सामने आराम से देखूं। और ये मेरा उस दिन का ही प्रयोग नहीं था, ये जब से मैं बचपन से, जब छोटा था और वक्तृत्व स्पर्धा में भाग लेता था, मेरा पहला काम था वो जितने बच्चे बैठे हो सबकी आंखों में, सब जितने बैठे हो स्कूल के जितने बच्चे, ऐसे सर बैठा हो तो सर के सामने क्या बोले, तो मैं सबके सामने इस तरह से बैठूं। और मैं एक बात ये कहूं कि मुझे जब हम कहते कि इसकी बड़ी पोस्ट है, ये बाहर की पोस्ट है, मैं मुख्य बात ये करना चाहता हूं, आप बाहर से लेबल लगा लो कि आप सेक्रेटरी हो, आप बड़ा प्रधान हो, आप प्रधान हो, जो कुछ भी दुनिया के लेबल लगाने हो आप लगा लो, लेकिन भीतर मन है, मन की तरफड़ाहट है भीतर, भीतर हजार प्रकार की चिंता है। चाहे सेक्रेटरी क्यों ना हो, बड़ा प्रधान क्यों ना हो, बड़ा प्रधान भी अगर ठीक से अपने को समझे तो वो मेरी बात पर राजी हो जाएगा कि हाँ, मेरे भीतर चिंता है कि आगे के चुनाव में मैं लिया जाऊंगा या नहीं लिया जाऊंगा, जितनी बड़ी पोस्ट इतनी बड़ी चिंता। तो मैं पूरा का पूरा खाली, उधर जब मैं गया इंटरव्यू में, मैं पूरा का पूरा खाली। तो मैं इन लोगों के वाइब्रेशन देखूं, बड़ी बड़ी पोस्ट वाले, लेकिन भीतर से एकदम चिंतित कि मुझे तो ऐसा भीतर से फील हो रहा था कि अगर मैं जवाब दूंगा तो ये लोग जवाब मेरा ठीक से सुनेंगे भी या नहीं सुनेंगे, कि खाली क्वेश्चन, क्योंकि इतने ऑफिसरों के एग्जाम लेते हैं, पूछते हैं क्वेश्चन, पता नहीं होता, ये तो क्वेश्चन ऐसे ही निकल जाता है कि चलो ये पूछे, इसमें कोई और पूछता है, दूसरा पूछ लेता। तो मुझे ना तो भय आया उस पे, और मैंने जो वहां पाया कि उससे पहले मैं ये देखना चाहता था कि क्या होता है सेक्रेटरी, क्या होता है ये गवर्नमेंट के ऑफिसर कहते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर क्या होता है। तो मैं इंटरव्यू के कक्ष में ही जो फील करूं वो ये फील करूं कि ना, पोस्ट से कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अलौकिक शांति का अनुभव करके आया था इंटरव्यू कक्ष में। तो वो लोग मुझसे इतने प्रभावित, थोड़े समय के बाद कैसे ऐसे क्वेश्चन पूछे, इसमें उन लोगों ने मुझे पूछा और इस तरह से पूछा गया कि तुम क्या कर रहे हो इस समय, क्या कर रहे हो। तो मैं कहा कि मैं नृत्य कला का अभ्यास कर रहा हूं। और वो तो मेरा अपना सब्जेक्ट, इंटरव्यू को मैंने टर्न दे दिया, क्योंकि और बात पूछे कि भारत के बड़ा प्रधान, तो मुझे पता नहीं था कौन था बड़ा प्रधान। अगर ऐसी कोई गड़बड़ बात पूछे तो मुझे तो कुछ पता है, मैं तो कुछ भी पढ़े भी ना गया। या अगर मेरे मार्क देख के बायोलॉजी का क्वेश्चन पूछे, क्योंकि बायोलॉजी में हाईएस्ट था, क्योंकि मेरा एक मित्र उसमें था, तो मुझे पता चल गया था कि इसमें मेरा मार्क्स हाईएस्ट है, इसलिए मैं सिलेक्ट हुआ हूं। और जब जनरल नॉलेज के मेरे मार्क्स, लेकिन उन लोगों के पास सब कुछ होता है, ये मुझे बाद में पता चला कि उन लोगों के पास मार्कशीट भी होती है, तो उससे पता था कि मेरा जनरल नॉलेज वीक है। लेकिन मैं ऐसा मानता था कि ना, कोई भी प्रश्न आए मैं उसे कैसा जवाब दे सकता हूं इंटरव्यू में, ये मेरा अपना अभ्यास था, क्योंकि आगे भी मुझे यही काम करना था। ये मैं बताऊंगा कि मैं किस तरह का ये प्रयोग कर रहा था। तो उसने पूछा कि आप क्या कर रहे हो अब। मैंने कहा मैं टीचर था, लेकिन अभी मैं नृत्य कला पर काम कर रहा हूं इस तरह से, क्योंकि ये सब्जेक्ट मुझे चाहिए। तो उसने पूछा, उसने कहा कि कौन सी नृत्य कला के, जितने नाम आते थे भरतनाट्यम का तक, ये सारे नृत्यों का मैं अभ्यास कर रहा हूं इस तरह से। मैंने कहा इस पे आगे पूछ। और वो भी एकदम चालाक, उसने देख लिया कि जनरल नॉलेज में इसका, तो उसने ऐसे क्वेश्चन पूछे जिसमें नाम आता हो खाली कि ये जो अवार्ड था वो किसे मिला, मर गया। मैंने कहा चल, तो भी मैंने कॉन्फिडेंस ने कहा वैजंती माला। वैजंती माला कहाँ है यार, जो भी मुझे नाम आते थे वो नाम मैंने बोल दिए उधर। क्योंकि आप भी समझ सकते हो कि जो व्यास मुनि का मैंने वर्णन किया
वो अगर मेरा स्टूडेंट हो तो आप समझ सकते हो कि वो उसने जो टीचर पसंद किया हो उसका कॉन्फिडेंस कैसा होगा। जितने प्रश्न पूछे गए मैंने आराम से जवाब दिया, और जरा भी अगर गलत मुझे लगता था कि ये जवाब ठीक नहीं है, फिर भी मेरे मुंह पर एक भी रेखा ऐसी बनने न दी मैंने, क्योंकि मैं कलाकार था, आर्टिस्ट भी था, नाटक का इतना ही मैं कंट्रोल, मुझे उन लोगों को मैंने ऐसा पता ही न चले उसे कि ये जवाब, मैं कॉन्फिडेंस से ही बोल जाऊं और फिर उन लोगों के सामने देखो। वहां वो दूसरा क्वेश्चन पूछा, लेकिन मुझे पता चल गया बाद में कि हाँ कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे गए क्योंकि उन लोगों के पास मार्कशीट थी, उसे पता था कि ना ये इसका जनरल नॉलेज वीक है, तो ऐसे प्रश्न पूछे गए जिसमें मैंने जवाब भी ऐसे दिए कॉन्फिडेंस के साथ। वही मुझे देखना था। जब उन लोगों ने कहा कि ठीक है आपका इंटरव्यू हो गया, मैंने इंटरव्यू कक्ष भी ऐसे नहीं छोड़ा। ये इसलिए मैं आपको कहता हूं छोटी छोटी सी बात, कि जब भी तुम कोई भी काम करो, तुम जितना कर सको अपने ओर से पूरा प्रयत्न करो, निचोड़ दो पूरा, एक एक मिनट। मुझे लगा कि समझ लो कि अब आगे अगर मेरे लिए इंटरव्यू की तक न हो, यही लास्ट हो, तो मैं सेक्रेटरियों को क्यों छोड़ूं। मैंने पूरे वाइब्रेशन फील किए कि समझ लो कि मैं इन लोगों की पोस्ट पर आ जाऊं तो मुझे अच्छा लगेगा। तो मैं जो पूरा इंटरव्यू का कक्ष था, क्योंकि मैं इंटीरियर डेकोरेटर था, बिना डिग्री वाला लेकिन था, और मैंने इतने गहराई से काम किया था इंटीरियर डेकोरेशन में, मेरा अपना रिसर्च वर्क विदाउट यूनिवर्सिटी वर्क करा था। ये तो बाद में हुई महामृत्यु विश्वविद्यालय, लेकिन मैं तो विदाउट तो मैं इंटीरियर डेकोरेटर, तो मैं तो वही देखूं कि कितना बेकार कक्ष है। इंटरव्यू का कक्ष कभी ऐसा होता है, मेरे भीतर एक जो इंटीरियर डेकोरेटर बैठा था वो मुझे सारा उसमें बताए, जब मैं आराम से जवाब दूं तो दो प्रक्रिया साथ में, उन लोगों के जवाब भी दे दूं, और इंटीरियर डेकोरेशन वाला जो भीतर बैठा तो मुझे कहता है ये इस तरह से, अगर टेबल को इस तरह से रखा होता, इस रंग की कारपेट होती तो कितना ये कक्ष सुंदर लगता। ये तो इंटरव्यू कक्ष था ऐसा कक्ष कि तुम्हें लगे कि कब भागे, पूरा हो तो कब भाग जाए इस बेस। लेकिन वहां जो मैंने जो फील किया, मुख्य बात ये कहता वो ये फील किया कि जो इंटरनल वाइब्रेशंस थे, जितने भी इंटरव्यू लेने वाले थे, जितने भी थे, 8 कि 6 व्यक्ति जितने भी थे, मैंने एक एक व्यक्ति का फील किया कि वाइब्रेशन कैसे है भीतर के, लेकिन एकदम वीक। और जब आप मैं आपको एक कहूंगा एक बात, आपसे सुंदर हर एक से सुंदर, हर एक से शांत जो आप स्वयं हो, इससे बड़ा इस जगत में कुछ भी नहीं हो सकता, इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं हो सकता। समझ लो कि पूरा ब्रह्मांड लाके आपके चरणों में रखा दिया जाए और आपने आपको जाना है, तो आप जानते जाओगे, आज नहीं तो कल, जैसे आप जानते जाओगे आपको पता चलेगा ये बात कि नहीं, ये बात सच है। आपको कोई धन दौलत कुछ नहीं लगेगा। तो जब मैंने ये देखा, इन लोगों को देखा, तो मुझे एक बात स्पष्ट हो गई कि बाहर से आप कुछ भी लेबल लगा लो, मनुष्य कुछ भी हो जाए, सेक्रेटरी हो जाए, क्लास 1 हो जाए, सुपर क्लास 1 हो जाए, बड़ा प्रधान हो जाए, उससे भी कुछ बड़ा हो जाए, लेकिन उससे भीतर का कुछ हल नहीं होता। और भीतर के जो वाइब्रेशन, जैसे आप अपने को जानते हो, आपका रस होता है कि जो आपके सामने है वो उसके भीतर क्या चल रहा है, कैसे तरंग आ रहे हैं, उसके भी अंदर से तरंग आ रहे हैं, वो आत्मिक तरंग कैसे। तो मैंने वही देखा, और मैं भीतर वही देखता रहा कि मैं किसी से इंप्रेस हो रहा हूं या कोई भय है। जब वो स्थान मैंने छोड़ा, पूरा देख लिया भीतर कि ऐसा कोई भय है कि समझ लो कि मैं इस इंटरव्यू में पास न हुआ तो मेरा क्या होगा, ऐसा कोई भी भय है मेरे भीतर। तो मैंने देखा कि जब मैंने इंटरव्यू कक्ष छोड़ा, मुझे कोई भविष्य के लिए ऐसा भय नहीं था कि अगर वो मुझे पसंद नहीं करेंगे तो मेरा क्या होगा, कि मैं ऑफिसर नहीं बन पाऊंगा तो मेरा क्या होगा। तो एक इंसिडेंस यहां मेरा पूरा हो गया और मुझे जो समझाना था ये समझाना था। इसके बाद इसके साथ जुड़ी एक दूसरी घटना कहूं, वो इसी समय की घटना है। ऐसा हुआ कि दूसरा इंटरव्यू गवर्नमेंट ने निकाला क्लास 1-2 का। अब उस समय मैंने पहले
एग्जाम दे दी थी ऑफिसर लेवल की। उस समय मेरी जो सब्जेक्ट थी उसमें ऐसी मास्टरी थी वर्किंग की और पेपर राइटिंग की, खास करके जो पेपर की जो स्किल होती है कि किस तरह से पेपर इंप्रेसिव लिखा जाए या किस तरह से मार्क्स लिया जाए, उसमें मेरा इतना काम हो गया था कि मैं अगर वो सेकंड एग्जाम दूं, मैं जनरल नॉलेज का पेपर, जनरल नॉलेज भी मेरा उस समय, क्योंकि सबसे मैं मिलता था, जो और फ्रेंड्स थे मेरे उन लोगों को मैं मिलता था, तो धीरे धीरे उसमें भी मेरा वो जाने अनजाने मेरी पकड़ आ गई थी कि हाँ इसका जवाब ये आ सकता है या इस तरह से जवाब दिया जा सकता है। तो अगर मैं सेकंड इंटरव्यू दूं तो मैं इतना भीतर से वो आ रही थी श्रद्धा, विश्वास कि ना मैं फर्स्ट भी हो सकता हूं इस परीक्षा में, मैं फर्स्ट भी हो सकता हूं। अब घटना कैसी बनी, हमने दोनों भाई ने खूब मेहनत की उस समय। फिर से मैंने मेहनत शुरू कर दी, जो मैं ट्यूशन ले रहा था सारे बंद कर दिए और फिर उसमें मेहनत शुरू कर दी कि ना चलो दे ही दे, कि अभी कितना लगाव है भीतर से। अब घटना कैसी बनती है, क्योंकि मैं आपसे आगे भी कह चुका कि जो आगे की परीक्षा थी उसका एक पेपर था जिसमें मैंने देखा कि मेरा भीतर से संबंध टूट गया, परीक्षा के साथ टूट ही गया। मैंने देखा, अपने भीतर दर्शन किया कि ना अब मेरे लिए परीक्षा देना ये कोई, इससे मेरा कोई संबंध नहीं कि मैं कुछ हो जाऊं, बन जाऊं। तो सेकंड टेस्ट की भी फिर भी मैं तैयारी कर रहा था, क्योंकि उसमें मुझे बहुत कुछ देखना नहीं था, सब कुछ मैं जानता था। अब घटना कैसी बनती है कि उस समय ऐसा हुआ कि मेरा भैया ने भी छुट्टी ले ली थी अपनी नौकरी से तैयारी करने के लिए 8-10 दिन की। अब कैसी स्थिति हो गई कि जिस दिन हमें जाना था इंटरव्यू देने के लिए, घर में उतने पैसे ही नहीं। ऐसा हो गया कि उसकी तबीयत बिगड़ गई और अगर कोई मित्र का कांटेक्ट कर सके या उसके पास से पैसा ले सके उधार, हम चाहे तो पड़ोसी के पास से भी ले सकते थे कि चलो 100 रुपये की जरूरत थी कि 100 रुपया ले ले तो हम दोनों बस में बैठकर चले जाए। लेकिन मैं तो भीतर से, इससे मेरा कोई संबंध ही नहीं था। मैं देखता था कि वो क्या करता है, मेरा भैया क्या करता है, वो जाता है, वो करता है ऐसा प्रयत्न कि दूसरा जो दूसरी हम एग्जाम दे रहे थे उसके लिए, वो अगर घर में पैसे नहीं है तो वो कोई प्रयत्न करता है। मैंने उस पर छोड़ दिया, तो उसने भी कोई प्रयत्न नहीं किया कि ये हमारे पास पैसे नहीं, हम नहीं जा सकेंगे। और मैं उस समय वही देखता रहा अपने भीतर कि मुझे क्या होता है अपने भीतर, कि सेकंड टेस्ट में मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं दूं तो मैं फर्स्ट भी आ सकता हूं, या 1 से 5 या 1 से 10 से तो मेरा नंबर निश्चित ही था कि मैं चाहूं वो ऑफिसर बन सकता था इस एग्जाम में। तो मैं भीतर से वही देखता रखा कि कोई भी ऐसा भीतर से विचार आता है या भाव आता है कि हम ये एग्जाम दे न पाए या मैं निराश हो जाऊं, ऐसा कोई भाव आता है, लेकिन एक भी भाव नहीं है। तो वहां स्पष्ट हो गया कि ना, इससे मेरा लगाव अब पूरा हो गया। फिर एक तीसरी घटना ऐसा थी कि रिजल्ट आ गया, जो ऑफिसर लेवल का परीक्षा का रिजल्ट, मेरा इंटरव्यू का रिजल्ट आ गया और मैं गांधीनगर में ही सचिवालय में ऑफिसर के लिए चुना गया, सचिवालय में सेक्शन ऑफिसर के लिए मैं चुना गया। इस तरह से मेरा इंटरव्यू कॉल भी आ गया। अब क्या होता है, जब मैं नौकरी ज्वाइन कर रहा हूं उससे पहले ऐसी घटना हो गई कि जो पगार मुझे मिलने वाला था, क्लास 2 ऑफिसर का जो पगार, तो मेरी कमाई उससे ज्यादा हो गई थी। जो रुपया मैं कमाता था घर पे बैठे बैठे 3-4 घंटों में, जो रुपया मैं कमा लेता था तो उससे ऑफिसर लेवल का जो पगार था वो कम था। तो पहले तो जो अगर पगार से मैं देखूं तो मुझे कोई वो ही नहीं, एक्साइटमेंट ही नहीं कि मुझे कोई, हाँ एक बात थी कि अगर ये मैं बच्चों का जो वर्किंग था ये मैं चालू रखूं तो ये रुपया और जो पगार आए वो दूसरा रुपया, ये दोनों मिला के मैं ज्यादा कमा सकता था। लेकिन ऐसा लोभ भी नहीं था मेरे भीतर, और ऐसा मैं खींच भी नहीं सकता था 2 वर्क एक साथ, क्योंकि मैं अगर एजुकेशन में जाऊं तो मुझे पूरा प्राण से वर्क करने की मेरी इच्छा थी, खाली रुपया कमाने के लिए वर्क नहीं कर रहा था। लेकिन फिर भी वर्किंग का एक स्टैंडर्ड देने के लिए मैंने जो रुपया फी का जो एक स्टैंडर्ड रखा था उससे तो कम में फी लेता ही नहीं था। तो उस समय जो मेरी आवक थी, जो रुपया था वो ज्यादा था।
तो मैं जब गया ऑफिसर में, तो ये तो मेरा कोई दृष्टिकोण ही नहीं था कि इसमें मुझे ऐसा रुपया मिल जाएगा, या ऐसा कोई लोभ भी नहीं था कि मैं, और जब बात करते थे और लोगों से मेरी बात होती थी तो वो कहते थे कि अगर आपको गवर्नमेंट सर्विस मिल जाए तो फिर आपको ऐसी जमीन मिलेगी, यहाँ परमानेंट हो सकते हो, लेकिन वो भी बात मुझे आकर्षित न करे। और जब मैं गया, वही समय, बचपन से ये समय मुझे अच्छा ही न लगे, वो था 11 बजे का समय। पेट में खोराक खाया हुआ है कि आज तो 11, और क्या समय, बाप रे बाप, 10:40 में जाओ, 6 बजे तुम्हें रजा मिलेगी। पहले तो मुझे उससे ही कुछ होने लगा कि 6 बजे तक मैं करूंगा क्या वहां। ये तो घर होता है, चलो बच्चे आते हैं, जब आराम हो जाता है तब बच्चे आते हैं, पढ़ा लो और जाए, बस जो करना है करो, टैप भी सुनो, ये सुनो। मैं वहां करूंगा क्या? फिर भी मैंने कहा ना, इसके साथ कुछ जुड़ा हुआ था। मैंने कहा इस अनुभव से निकलना तो है ही, चलो जाओ। मैं अपने कोई भीतर से धक्का मार मार के पहुंच तो गया। अब मैं जब घर में था, घर में पढ़ाता था, तो घर में तो इजी पेन, ये बहुत धर्म के साथ जुड़ी हुई बात है, इसलिए कहता हूं। मैंने ऐसे ही स्कूल का आइडिया तुम्हें दे नहीं रहा हूं, आगे देखना। द स्कूल ऑफ डिवाइन फैशन डिजाइनिंग, खाली फैशन नहीं, डिवाइन फैशन कि आप कंफर्टेबल हो। अब मैं गया ऑफिसर के मतलब ऑफिस में गया, पेंट शर्ट इंसर्ट ऊपर पट्टा। मैंने तो कितने 2 साल ऐसे मेरे बीत गए थे कि जिसमें मैं घर में ही पढ़ाता था, लुंगी, और लुंगी बैठूं तो उसकी गांठ खोल दूं ऊपर का, क्योंकि मुझे क्या लगे, पेट बंद ही ना अच्छा लगे, पेट बंद करूं, ऐसी मेरी हालत हो गई थी भीतर से कि अगर मैं पेंट पहनूं और पेंट बंद हो वही अच्छा ना लगे, मुझे वो खोलना ही पड़े। लुंगी भी मैं बैठूं तो इस तरह से गांठ मारूं कि बस हल्का हल्का खाली बंधन रहे पेट पर, और ऊपर लंबा शर्ट हो। और इस तरह से मैं बच्चों को पढ़ाऊं तो भी इस तरह से मैं पढ़ाता था, नीचे फ्लोर पर बैठकर ही पढ़ाता था। और ऑफिस में गया, बूट मोजा, और खुद नहीं पहना था, ऐसा नहीं कि किसी ने मुझे पहनाया था। मैंने कहा अब मैं ऑफिसर, तो चलो ये नाटक भी पूरा ही कर लो कि ऑफिसर कैसा होना चाहिए। तो मैं तो गए, मैं वहां गया, 11 का समय, मैं ऑफिस में अभी दाखिल हूं। अंदर एस्टैब्लिशमेंट होती है कि जहां तुम्हें रिपोर्ट करना पड़ता है। मैं अंदर जाऊं कि कोई तुरंत मुझे कहे कि ना, तू यहां नहीं रहेगा। अभी तो मैं ऑफिसर से मिला ही नहीं कि मैं आया हूं हाजिर होने के लिए, और मेरे भीतर का कोई मुझे कहे तू यहां नहीं रहेगा। मैंने कहा मैं अंदर, मुझे कोई चीज आकर्षित न करे, कोई, मैं वो माहौल देखूं, लोगों की बातें देखूं। और ऑफिसर थे, अब हम क्लास 2 तो हो गए थे। मैं उसकी मीटिंग में गया तो सारे उसी में पड़े हैं कि हमारा कितना इंक्रीमेंट होगा, किसकी प्रमोशन क्या होगी। मैं सबसे छोटा था उम्र में, जो हमारा बैच था उसमें छोटा था। तो मेरा वो कैलकुलेशन करके उन लोगों ने मुझे बताया कि तू जॉइंट सेक्रेटरी हो सकता है। तो मुझे तुरंत आइडिया है कि चलो मैं देखूं जॉइंट सेक्रेटरी कैसा होता है। मैंने एक को बुलाया, मैंने कहा कहाँ होता है जॉइंट सेक्रेटरी? तो उसने कहा ये ऑफिस है। वो मैं उसको ले गया कि कहाँ होता है जॉइंट सेक्रेटरी, तुम मुझे जॉइंट सेक्रेटरी बताओ। तो जहां जहां मैं उस समय वही करूं कि जॉइंट सेक्रेटरी, मैं देखूं कि सेक्रेटरी क्या होता है, मैं जॉइंट सेक्रेटरी। मैं ऐसा देखना चाहता था कि इन लोगों की लाइफ से मैं प्रभावित होता हूं कि नहीं, मुझे इतना ही देखना था कि ऐसे जो भी मैं देखूं कि ये जॉइंट सेक्रेटरी, ये इससे बड़ा, इसका स्केल, ये पे स्केल है। और मैं ये बात देखूं कि जो हम हो गए हैं, क्लास 2 हो गए, उसका किसी को मजा ही नहीं है क्योंकि हम क्लास 2 है। ये बात आप समझना कि आपसे जो कम पगार वाला होता है उसके पास आप रोप जमा सकते हो कि अगर मेरी तनख्वाह 3,000 रुपया है और किसी की 2,000 है तो उसके पास मैं कह सकता हूं कि मेरी 3,000 है, मैं तुमसे ऑफिसर हूं। लेकिन जब तो मैं क्लास 2 था और क्लास 1 को जब हम मिलने जाते थे तो सबको ऐसा होता था कि अब अभी तो हम क्लास 2 ही है, ये देखो कितना क्लास 1 है, इसको ये कंफर्ट मिलती है, वो कंफर्ट मिलती है। और मैं अपना स्टडी करूं कि मैं इंप्रेस होता हूं, समझ लो कि ये जो सर है, क्लास 1 सर है, उसकी चेयर पर अगर मैं बैठ जाऊं और ऐसा ही ऑफिस हो
तो मुझे लगे ना बाबा, ये तो चाहिए ही नहीं। और उस समय तो ट्रेनिंग थी कि चलो, और मैं सब जहां जहां मुझे पता चले, कोई मुझे कहे कि वो जॉइंट सेक्रेटरी जा रहा है, मैं दौड़ के चला जाऊं उसको देखने के लिए कि जॉइंट सेक्रेटरी होता कैसा है, क्या होता है। और मैं वही देखूं कि मेरे भीतर ऐसा आता है कि मैं जॉइंट सेक्रेटरी हो जाऊं, लेकिन एक बार भी नहीं आया कि मैं यहां का कुछ और हो जाऊं। और मैं गवर्नमेंट में एक ही चीज देखूं, वो है मांग, डिमांड। मैं सारी एप्लीकेशन देखूं, डिमांड डिमांड डिमांड, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, इस तरह की डिमांड की बातें चलती। मैंने पहला काम क्या किया, मैंने ऐसा किया, मैंने एक एप्लीकेशन दे दी कि मुझे इंक्रीमेंट नहीं चाहिए। अब ये तो गवर्नमेंट में हो ही नहीं सकता, ऐसी डिमांड कोई लाता ही नहीं। सब कहते हैं कि पगार बढ़ाओ, मैं कहता था कि ना, जितना है उतना काफी है, मुझे और नहीं चाहिए, मुझे मेरी इंक्रीमेंट बंद कर दो आप, मुझे इंक्रीमेंट में कोई रस नहीं। ऐसी एप्लीकेशन मैंने जाने दी। और मैं अपना भी देखना चाहता था कि चलो इस ऑफिस में अगर इंक्रीमेंट ना हो तो मैं यहां रहूं, वैसे भी नहीं रहने वाला कि इंक्रीमेंट हो तो भी मेरा जी न माने कि ना ना बाबा, पूरा जीवन मुझे यहां नहीं जीना। दूसरा मैंने साथ में लिख दिया कि प्रमोशन भी नहीं चाहिए मुझे इसका। और मैं भीतर देखूं कि अगर प्रमोशन भी ना हो मुझे और इंक्रीमेंट भी ना हो, रुपया ज्यादा भी मुझे न मिलने वाला, तो मैं रहूं। तो भीतर से तो ना ही आए कि पूरा मैं जॉइंट सेक्रेटरी हो जाऊं, फिर भी यहां तो ना ही रहूं। वो पहले दिन का अनुभव से ही मुझे पता चल गया, इतना डल एटमॉस्फेयर वहीवट का। लेकिन फिर भी मेरी एक आंख ये थी, और जो मैं काम कर रहा था, वहीवट का काम कर रहा था, उसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग अनुभव हुए। जब मैं स्कूल ऑफ डिवाइन एडमिनिस्ट्रेशन पर बात करूंगा, तब मैं जो वर्क किया मैंने वहीवट के साथ, जो जाना वहीवट को भीतर से, क्या जाना, इसको मैं डिटेल में कहूंगा। लेकिन अभी मैं इतना कहता हूं कि मैं जानता गया लोगों को, तो एक ही बात चले, एक ही बात, डिमांड, ये नहीं है, वो नहीं है, हमें ये चाहिए, अभी इंक्रीमेंट चाहिए, ज्यादा रुपया चाहिए, ज्यादा सगवड़ चाहिए। एक एक व्यक्ति को मैं मिलूं, पूरे दिन में अनेक प्रकार के व्यक्ति। और आप समझ सकते हो कि गुजरात का जहां संचालन होता है, पूरे वहीवट का संचालन, अनेक ऑफिसरों से मिलना, अनेक प्रकार के लोगों से मिलना, सारे डिमांड, और उसी में चलता रहता है कि इसको मिलो, उससे मिलो। मेन में ये देखता था कि मेन क्या है, चलो एप्लीकेशन है, उसका मेन क्या है, मेन है डिमांड, कि हमें ये चाहिए। और फिर ऑफिस में क्या होता है कि इसकी मांग है, वो ठीक है कि नहीं, रूल्स रेगुलेशन में चेक किया जाता है कि ठीक है मांग कि नहीं ठीक है, इस तरह से काम किया जाता है। तो मैं भीतर से स्पष्ट होता जाऊं कि ना, ये मेरे लिए जीवन भर का रास्ता नहीं, और मैं इसके लिए मैंने जन्म भी नहीं लिया। आगे कैसा कुदरत करती है। जब मैं परमानेंट हो गया, ऑफिसर की लेवल की एग्जाम जो थी वो मैं पास कर दी, उसकी जो ट्रेनिंग के बाद एग्जाम होती है वो भी मैंने पास की। उसके भी बहुत सुंदर अनुभव थे। उसमें भी मैं इंटरव्यू में जब गया तो सारे डरे डरे, मैं एकदम कॉन्फिडेंस से गया कि वो निकाल दे तो अच्छा, अगर वो ही मुझे नापास कर दे और निकाल दे तो कोई बस पूरा हो जाए, क्योंकि उसमें 5 साल का बॉन्डिंग होता है कि 5 साल। और उस समय तो मुझे पता भी नहीं था कि क्या होता है। मैं तो ऐसा समझता था कि एक बार आप ज्वाइंट करो मतलब 5 साल आप निकल नहीं सकते, आपको रुपया भरना पड़ता है। ऐसा मैं गलत ख्याल में ही रहा, जब तक रहा तब तक। और मैं जब ट्रेनिंग लेता था तो मैं ऑफिसर को ये पूछूं, सारे एडमिनिस्ट्रेशन के सवाल पूछे, मैं अंगुली उठाऊं, सर एक प्रश्न पूछना है, बोलो। मैं कहता हूं सर मुझे 2 बजे तक नौकरी करनी है, तो आधा पगार और आधी नौकरी, ऐसा हो सकता है? वो कहते बैठ जा, ये ऑफिसर के लेवल का क्वेश्चन नहीं है। मैं एक ही क्वेश्चन पूछूं कि मुझे ऐसा लगे कि 2 बजे तक मेरा स्टेमिना है और 2 बजे के बाद और ब्राह्मण जिन्स है ना, उसकी मैं एक बात कहूं, उसकी एक खासियत होती है, उसको एक बार आप खिला दो, पेट भर दो, वो तुरंत सन्यासी हो जाता है, तुरंत। उसे ऐसा लगता है बस पेट भर गया, करना क्या है अब। पहले तो सन्यास का ही विचार आता है कि सारा जगत है निरर्थक है, वो सो जाता है। फिर भूख लगती है तब उसे संसार याद आता है कि ना ना काम करना है। होता ही है जिन्स में, अगर वो ब्राह्मण हो और ठीक से अभ्यास करे तो उसके जिन्स में होता है। तो मैं 2 बजे और मुझे सोने
1.5 कलाक लेटने की आदत मेरी, जो कि मैंने वहां भी व्यवस्था कर ली थी। 2 बजे के बाद मैं रहता ही नहीं था, पहले तो ये कह दूं। वो भी तब भी जानते थे, ऑफिसर जानते ही थे कि 2 बजे के बाद मैं उन लोगों को कहता था कि जो भी तुम्हें काम लेना हो मुझसे 2 बजे तक तुम ले लो। बाद में वो कहते पगार किसका खाते हो? मैंने कहा मैंने तो एप्लीकेशन दे दी, तुम चलो करो उस पर काम। मैं तो कहता हूं मैं इंक्रीमेंट नहीं चाहिए। तो जवाब आया मुझे कि ये तुम्हारी मांगनी स्वीकार नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि वाह ऐसा जो और फिर 6 महीना हो फिर मैं एक एप्लीकेशन जाने, फिर जवाब आया सरकार का, सेक्रेटरी की साइन वाला कि तुम्हारी मांगनी स्वीकार नहीं है, तुम्हारा इंक्रीमेंट तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा। क्योंकि उन लोगों को भी लगे कि इसमें क्या जालसाज हो सकती है, कुछ अभी वो ना कर रहा है और सरकार का तो कोई ऐसा नियम नहीं 10 साल के बाद वो साथ में मांगे कि मेरा अभी इंक्रीमेंट नहीं हुआ, तो किस नियम पर काम किया जाता है? तो वो मेरी बात में ना आए और उसका जवाब है, मुझे अच्छा लगा। जब मैं परमानेंट हो गया, कैसे देखो कैसे अस्तित्व काम करता है। देखना, मुझे जो पहली ब्रांच मिलती है वो मिलती है पेंशन, जिससे मुझे जब मैं छोटा था तब से बात ही पसंद नहीं भीतर से। और क्या हुआ कि पेंशन की उसके जो जीआर होते हैं, गवर्नमेंट रेजोल्यूशंस, ठराव, पुराने आप ऐसे पेज करो तो आधा पेज ऐसे जाए, आधा पेज उसमें, और पुरानी फाइल बाबा आदम की। मुझे तो लगता था कि ये इस पृथ्वी की भी नहीं, इससे आगे जो कोई पृथ्वी होगी उसकी एडमिनिस्ट्रेशन की फाइल, इतनी फाइल। आप एक फाइल निकालो उसके साथ डस्ट नाक में चली जाए, इतनी पुरानी फाइल। और तब से मैं तो बस मुझे ऐसा ही लगे कि आज निकलूं कि कल निकलूं। और पहला मेरा जो ऑफिसर था क्लास 1, उसने मुझे भेजा कि आप डीपीपी होती है पेंशन की जो डिस्ट्रिक्ट की ब्रांच, अहमदाबाद, उसने मुझे भेजा। नाम तो मैं भूल गया, लेकिन पेंशन की एक ब्रांच अहमदाबाद में। और मैं वहां गया, 3 बजे का समय, मैं देखूं सारे पेंशनर्स होते अपने अपने। मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं कोई कुछ ऊपर था, ये सारे पेंशनर, इस तरह से मेरी बात नहीं है, लेकिन भीतर एक पीड़ा, मैं उन लोगों को देखूं। मुझे पीड़ा क्या थी जो मैं तुम्हें हर हमेशा बात कहता हूं, वो पीड़ा ये थी कि उम्र के साथ तुम्हें मांग रहनी नहीं चाहिए। और मैं ऐसा नहीं कहता कि तुम जब करोड़पति होगे तब तुम्हारी मांग शून्य होती है। चलो, मैं कहां करोड़पति था, ये जो बात मैं कहता हूं तुमसे स्पष्ट करता हूं, इसलिए कहता हूं कि कुछ भी नहीं था मेरे पास। अगर वो निकाल दे उस समय, मैं निकल जाऊं तो मेरे ट्यूशन, फिर भी मुझे भीतर से कोई ऐसा भय नहीं था कि मैं करूंगा क्या, रोटी नहीं मिलेगी तो कपड़ा नहीं मिलेगा था, आवास नहीं मिलेगा, ऐसा कोई डर नहीं। तो मैं, जो मेरी पीड़ा थी वो खाली ये न थी, भीतर से जो पीड़ा थी वो ये थी कि किस तरह से जीवन ऐसा प्रकट किया जाए कि जैसे जैसे तुम जीते जाओ, भीतर से भरते जाओ। मैं जब मिलता था पेंशनर्स को, मैं ये बात करता था उन लोगों से कि अभी तक आप ये डिमांड लेकर सरकार में, ये तो समय है कि जिसमें आप चले जाओ कोई शांत स्थान पर। मेरा जो व्यू था, आइडिया था कि किस तरह से जीवन को जीना है, मुझे लगे कि ये व्यक्ति समझ सकता है या उसके साथ शेयर किया जा सकता है, तो मैं करता था। लेकिन वो देखता था कि वो खाली उन लोगों के लिए टाइम पासिंग था कि ऑफिस में आ ही गए तो कहीं तो बैठना पड़ेगा। तो मेरे पास कुर्सी थी, अगर वो मेरे साथ बात करे तो मैं भी कह सकता था बैठो आप, मेरे साथ बात करते थे। लेकिन जैसा ऊपर के ऑफिसर का कॉल आता था तुरंत फाइल लेकर भागते थे। मुझे पता चलता था खाली ये बातें, भीतर कुछ छुआ नहीं, मेरी बात कोई छुई नहीं, अभी उसी में है, डिमांड चल रही। ठीक से अगर जीवन को देखा जाए कि जब इतना मिला तो भी तुम्हें संतोष नहीं मिला, इतनी उम्र चली गई, तुम रिटायर्ड हो गए, तब तक तुम्हें संतोष का कोई अनुभव नहीं। चलो, तुम्हें आगे क्या संतोष मिलेगा, क्योंकि अब तो तुम्हारा मन रूटीन हो गया, वही मन चलेगा, वही लोभ चलेगा, तो तुम उसी लोभ में फंस जाओगे। तो मैंने जब पेंशनर्स देखे, पेंशनरों की हालत देखी, और पेंशन जब मिल ही रहा है इतना कि तुम आराम से जीवन जी सको, आराम से, अगर ठीक से तुम जीते जाओगे, तो मैं अपने अनुभव से तुम्हें कहता हूं, तुम्हारी मांग शून्य, कुछ भी ना मिले तुम्हें, कुछ भी ना मिले, कोई फरियाद नहीं उठेगी,
कोई। क्योंकि तुम्हारे पास जो है उसको अगर तुमने ठीक से जी लिया है तो तुम्हारी मांग शून्य ही हो जाएगी। और मेरे साथ घटना हुई वो ये कि जब मैं ऑफिसर होता हूं तो मुझे पहली ब्रांच मिलती है, वो पेंशनरों की, तो मुझे पहली बात तो अंदर से स्पष्ट ही होगी कि ना, मैं ये जीवन तो जीऊंगा ही नहीं, मेरे लिए ये जीवन योग्य नहीं। मेरे लिए, मैं नहीं कहता कि सबके लिए ये बात ठीक है, आप अपना अभ्यास करते जाओ। क्योंकि मेरी मांग शून्य हो गई थी उस समय भीतर से कि ना, इस तरह का जीवन मुझे पसंद नहीं, कि इतनी लंबी नौकरी करना, इस तरह की नौकरी करना और बाद में भी ऐसा डरे डरे पेंशन लेना। क्योंकि मैं कहता हूं जीवन ऐसा अनुभव है, जीवन, मैं तो ऐसा कहता हूं कि जब तक तुम असलामती में न उतरो, इनसिक्योरिटी में न उतरो, तब तक तुम्हें रियल जीवन का अनुभव होता ही नहीं। और ऐसा नहीं है कि इनसिक्योरिटी तुम्हें कहीं खोजने जानी पड़ेगी। जीवन का जो अभ्यास क्रम है, जिसे मैं महत्व दे रहा हूं, पूरी यूनिवर्सिटी का जो केंद्र है वो है हमारा जीवन। स्वयं जीवन ही सिलेबस, जीवन के इंसिडेंट्स, हमारे चैप्टर्स, इस तरह का मैं दृष्टिकोण दे रहा हूं नए मनुष्य को, नए जीवन के लिए, और उस पर ही हमें काम करना है। तो हमारे जीवन में कितनी बार आ जाता है कि इनसिक्योरिटी का भय पैदा होता है। हम क्या करते, वो दरवाजा बंद कर देते कि कहीं हम इनसिक्योर हो गए तो। आप देखते जाओ संसार में ठीक से, जो सिक्योर हो गया, जिसका जीवन अब सब और से सिक्योर है, कि खाने की एक रोटी के बदले 1000 रोटियां मिल सकती है, पहनने के लिए एक कपड़ों के बदले लाखों कपड़े मिल सकते हैं, सोने के लिए खाली, ये तो मेरी हाइट 6 फुट है, मैं कहता हूं 6 बाय 1 का पलंग चाहिए, और वो भी आप एक पड़खे पर सो सको अगर बुध के लिए, तो 6 बाय 1 का जो पलंग है वो काफी है। लेकिन अगर आप पड़खा फरते रहो तो 2-4 फीट का चाहिए पौड़ाई, बस इतना काफी है। बाकी बंगले का आप क्या करते हो, ठीक से देखो, कितनी जगह चाहिए जीने के लिए। बंगले में क्या हो सकता है, चलो आप क्या करोगे, आप प्रक्रियाएं देखो। चलो आप स्नान करने जाओ, चलो मेरे पास साबुन नहीं है, मैं बिना साबुन से नहाता हूंगा। बंगले में कोई बड़ा आज का जो सबसे ज्यादा प्राइस वाला शैम्पू होगा वो यूज करता होगा, या वो साबुन यूज करता होगा, उससे क्या फर्क पड़ता है। तुम साथ रहकर देखो कि दुख में क्या फर्क पड़ता है। परमात्मा की ऐसी रचना है, जीवन की ऐसी रचना, कि तुम बाहर से तो कुछ परमानंद को प्राप्त कर ही नहीं सकते जब तक तुम अपना स्वभाव न समझो। बाहर से चाहे कुछ भी मिल जाए, कुछ भी, और मैं कहता हूं सबको इतना तो मिल ही जाता है, सबको मिल जाता है। तुम्हारी जो योग्यता है, हमेशा, मैं हमेशा ऐसा कहूंगा, मेरे जीवन से कहूंगा कि मेरे जीवन सदा मैंने पाया, जैसे जैसे मैं अपना दर्शन मुझे स्पष्ट होने लगा, मैंने हमेशा पाया कि मेरी योग्यता से मुझे हमेशा ज्यादा ही मिला है। आज तक हमेशा मेरी योग्यता से मुझे ज्यादा ही मिला है। और सबको मैं कहता हूं कि ठीक से अगर आप जानते जाओगे तो आपको पता चलेगा कि जितनी मेरी योग्यता है उससे तो मुझे ज्यादा ही मिला है। इतना मिला है कि मैं आगे की यात्रा कर सकता हूं आराम से। कभी ऐसा नहीं होता जीवन में कि आप इतना अंधकार छा जाए कि आप एक भी कदम न उठा सके आगे के लिए, कभी नहीं हो सकता। आप देखो, लेकिन हम जीवन का रहस्य जानने के बदले हम खो जाते हैं संसारी माया में। मैं दृष्टिकोण इसलिए स्पष्ट कर रहा हूं आपका कि आप जीवन को ठीक से समझो कि जीवन हर रंग से देखना है, हर रंग से। मैं नहीं कहता कि आप बैंक बैलेंस न बढ़ाओ, न करो, भविष्य के लिए बचत न करो, वो भी ठीक है, बचत करो, सब कुछ करो, लेकिन साथ साथ में कभी ऐसा मौका आ जाए कि ऐसा डर लगे कि अब होगा क्या, ऐसा भय हो जाए कि अब मेरे पास रुपया नहीं, ठहरने की जगह नहीं, अब होगा क्या। कम से कम एक बार तो हिम्मत करो कि क्या होता है, कि कहां जिसके पास है सिक्योरिटी, तुम ऐसा समझते हो कि वो बच जाएंगे। कौन बचा? चलो आज तक कितने अरबोपति हुए इस पृथ्वी पर, देखो किसकी मरने की चाह थी। चलो आज तक जितने अरबोपति, मुझे नाम नहीं आता इसलिए मैं बोलता नहीं, कहीं कोई केस कर दे तो मुझे फिर जाना पड़े कोर्ट में, लेकिन कितने अरबोपति बचे, कितने राजा बचे, चलो कितने राजाओं के शरीर बचे आज तक।
इतनी सिक्योरिटी पैदा कर दी थी अपने आसपास, चलो दरवान रखे थे कि कहीं कोई रात को आके मुझे मार न जाए। लेकिन यही भूल हो जाती है कि यमराज बाहर थोड़ा होता है, वो जब भी आता है पाड़ा लेकर भीतर से घुसता है। तो जीवन में हम जो चूक जाते वो ये चूक जाते कि जीवन का, अगर जीवन का तुम्हें स्वाद लेना है तो हर रंग से स्वाद लो। और जो सन्यासी होके निकला है, जिसने सन्यास लिया, जिसने सन्यास खुद को जानने की दिशा में जो जा रहा है, तो वो क्या जानेगा? चलो वो जीवन को हर ढंग से जीना है, हर ढंग से, कि पैसा है नहीं है, कपड़ा है नहीं है, रहने के लिए आवास है नहीं है, उसका ही मजा है। जीवन पूरी लीला है कि जितने जो भी इंसिडेंट्स है जीवन के, उसका अगर हमने स्वाद न लिया तो हम मजा क्या करेंगे? जीवन का स्वाद ही कैसे आएगा? देखो आप जैसे जैसे आप मिलते जाओगे, आप देखते जाओ कि क्या पैसादारों को ज्यादा टेस्ट आता है जीवन का। मिलते जाओ, देखते जाओ कि जो बड़ी पोस्ट वाला होता है, जिसे बहुत रुपया मिलता है, बहुत पगार मिलता है, जरा आप देखते जाओ, आप अपने को भी समझते जाओ, और सबको मौका मिलता ही जाता है, मिलता ही जाता है। मैं तो ऐसा देखता था, कच्छ में मुझे एक दृष्टि मिली। मैं एक जगह रहता था, उसके पास पूरा जो फॉरेन के निवासी होते हैं, एनआरआई, तो वो अपनी कॉलोनी बनाई थी, पूरी लंदन की कॉपी। पूरी लंदन में जैसे घर होते हैं ऐसे ही पूरी की पूरी कॉलोनी, उसी टाइप की कॉलोनी। अब कैसा होता है देखना, मैं क्या समझाना चाहता हूं तुम। उसमें कोई एनआरआई तो रहे ही नहीं। जिसके मकान बने हैं वो किसके लिए बने? बंगले, कि वहां से अगर हम आएंगे तो यहां रहेंगे। बस मन कुछ पैदा कर देता है और तुम उसके पीछे दौड़ते हो, बिना कुछ जाने, बिना कुछ तुमने कितने बंगले में ताकत लगा देते हो। क्या होता है, मैं देखता था, एक बंगले में एक मालिक नहीं रहता। जितने बंगले देखे, कौन रहता है पता है? चौकीदार। मुझे अच्छा लगता था, मुझे एकदम अच्छा लगता था। मुझे ये बात अच्छी लगती थी कि चलो ये तो चौकीदारी है। मेरा जिससे फ्रेंडशिप हो जाती थी, क्योंकि मेरा मॉर्निंग वॉक का टाइम, और कभी मैं बहुत थक जाऊं तो बंगले के उस पर बैठ जाऊं, चौकीदारों से मित्रता हो जाती। मैं उन लोगों से बात होती थी, मैं उससे यही कहता था, तुम बंगला पूरा एंजॉय करो, क्यों नहीं सोते? आज इस रूम में सो। मैंने कहा क्यों इसमें ताला मारा है? उसने कहा कि सेठ का ऐसा सामान पड़ा। अरे मैंने कहा चाबी कहां है? कि मेरे पास। तो मैं खोल दो, आज इस रूम में सो, कल उस रूम में, पूरा जितना बंगला है घूमो अंदर, टब में नहाओ, ये सारा तुम्हारे पास ही है, क्यों इसका उपयोग नहीं करते? कि ना ये तो देखो इस तरह का हाल हो जाता है। ये मैं इसलिए समझाता हूं, देखो चौकीदार को मिल ही जाता है रहने का मौका। देखना आप कितने ही बड़े पोस्ट वाले हो जाओ, लेकिन कोई तो ऐसा होगा कि जो आपकी सेवा करता होगा, कोई आपके नजदीक होता होगा। और होता भी ऐसा कि आप पैसादार स्त्रियों को देखो, एकदम ठाठ माठ से निकलती है, लेकिन हृदय की बात वो पड़ोसी से नहीं कर सकती। उसकी जो बराबरी की होती है, 2 अब्जोपति स्त्री एक दूसरे को अपना बात नहीं बताती। वो किसे बताती है? सर्वेंट को। स्त्री का हृदय जो, आखिर तो वो स्त्री है ना। अब्जोपति तो हमारा संसार का लेबल है, स्त्री ही है, तो उसे तो सखी चाहिए ही अपनी बात कहने के लिए। तो कौन सखी होगी? देखना आप जरा, रसोई बनाती होगी, सर्वेंट होगी, उसे वो बताती होगी कि मेरा पति ऐसा करता है, आके शराब पी के सो जाता है, किसी और लड़की के पास चला जाता है, ये उसे बताती होगी। क्योंकि वो बराबरी करने वाली स्त्रियों को नहीं बताती। क्योंकि मैं जब सर्वेंट के पास बैठता था, वो सारा घर का पूरा उन लोगों के पास इतिहास था कि बाप दादा क्या करते थे इसका। उन लोगों के पास इतना रुपया था कि नहीं, अगर मैं इसका पूरा स्टडी कर लूं तो मैं इससे भी बहुत कमाई कर सकता था। क्योंकि मेरा नाम तो था, ये सब मुझे पूछने आते थे कि महाराज हम इसमें फंस गए तो मैं नारियल के ऊपर रुपया ले सकता था, लेकिन उसमें मुझे रस नहीं रहा। तो इतना तो कभी हमारे पास कम होता ही नहीं कि हम जीवन को जान न सके। अब जब मैं ऑफिसर में आया तो मेरा तो जो काम था भीतर से, वो काम था कि मैं कलाओं पर काम करूं, नृत्य कला पर काम करूं।
एक पुराना जो मेरे भीतर बैठा हुआ कोई था वो जागा। उसने कहा कि फिल्म बनाना मेरा पुराना शौक, फिल्म को बनाए, वीडियो कंपोजिशंस करे, चलो वीडियो कंपोजिशन। क्योंकि ऑफिसर की नौकरी तो मेरा खाली अब टाइम पासिंग भी कहा जाता है कि वो तो खाली एक मुझे जो जानना था उसके लिए मैं गया था कि चलो वहीवट क्या है या ऑफिसर क्या होता है, लेकिन साइड में जो मेरा वर्क था वो तो यही था। तो जो मैं नृत्य कला पर काम कर रहा था या इंटीरियर डेकोरेशन में जो मैं काम कर रहा था उसमें मेरा प्रमोशन हुआ। मुझे 3 रूम वाला क्वार्टर मिला। हम पहले 1 रूम था, उसमें से 2 आया, 2 में से अब 3 रूम वाला मुझे क्वार्टर मिला। तो उसमें मैंने 1 रूम तो खाली रखा। मेरे भाई को कहा कि 1 रूम हमें खाली रखना है, और इतना फर्नीचर भी नहीं था, अपने आप खाली ही रहता था वो रूम, उसमें कुछ रखने जैसा नहीं। और मुझे खाली रूम बहुत पसंद कि जिसमें मैं नृत्य का कुछ काम कर सकूं और साथ में इंटीरियर डेकोरेशन। मेरे भीतर से एक अद्भुत कला है उस वक्त। वो जो पेंटिंग तो मैं कर ही रहा था, उसके साथ साथ मुझे एक आभला की कला प्रकट हुई भीतर से कि दीवारों पर आभलाओं का काम किया जाता। आभला मतलब कांच के मिरर के टुकड़े होते हैं, या समझो कि उसे कहा जाता है सतारा, जिसमें मेटल होती है, पतली मेटल, और पतली मेटल के अलग अलग रंग के पतली मेटल के और अलग अलग प्रकार के अलग अलग शेप में उसके वो आते हैं, पीस आते हैं, टुकड़े आते हैं, वो आप दीवार उससे सजा सकते हैं। तो मुझे जब 3 रूम वाला क्वार्टर मिला तो उसने मैंने ऐसे सजाया, जो मुझे भीतर से आइडिया आते गए कि पूरा मैंने माहौल ऐसा किया कि ऐसे ऐसे प्रयोग किए मैंने कि समझ लो कि एक कक्ष था मेरा, एक रूम था, उसको मैंने नाम भीतर से, ये मेरा भीतर से खेल चल रहा था, उसको मैंने नाम दिया चंद्रकौंस। कि चंद्रकौंस राग है, उसका कैसा माहौल होता है, उसकी कैसी शांति होती है। तो उसको मैंने, उस राग को मैंने उस रूम का जो वातावरण है उसमें प्रकट करने का प्रयत्न किया कि किस तरह से रूम को सजाया जाए कि भीतर की शांति ऐसी लगे जैसे राग चंद्रकौंस सुनते हो और ऐसी शांति लगे। एक प्रयोग मेरा ऐसा था। और राजमहल की तरह क्वार्टर को सजाना, इस तरह का मेरा भीतर से एक वर्क चल रहा था कि किस तरह से अगर कोई भी डोर है, कोई भी जिस दरवाजा है, तो उस दरवाजा को किस तरह से और सुंदर बनाना है, किस तरह से आभला का वर्क करना है। तो मेरे नीचे एक ऑफिसर रहता था, वो उसके पास क्या था कि गुजरात राज्य के सारे राजमहल थे और उसका दृष्टि गहराई थी उसके दृष्टिकोण में। उसने बहुत से राजमहल, जितने भारत गुजरात के राजमहल थे, उसका एडमिनिस्ट्रेशन उसके पास था कि गुजरात राज्य के सारे राजमहल थे, तो उसमें उसको जाना भी पड़ता था। उसने सब राजमहल देखे। वो जब मेरे घर आया, उसने देखा पूरा सजाया हुआ, तो वो बहुत प्रसन्न हो गया। उसने मुझे ऐसा कहा कि राजमहलों में तो कितने आर्टिस्ट होते हैं या कितना वर्क करते हैं ये लोग, और कितना रुपया बिगाड़ते हैं, कितना रुपया लगाते हैं उसके पीछे, डेकोरेशन के पीछे, और कितनी महंगी महंगी चीजें उसमें डालते हैं कि हीरा माणिक मोती सोना ऐसे भी थे राजमहल, कि जिसमें भारत में ऐसे भी प्रयोग किए गए, ऐसी ऐसी मेटल वो खाली सजाने में डालते। और तुमने जिसका कोई इतना मूल्य नहीं, जैसे कि कांच के टुकड़े है, वो कोई इतना, वो कच्छ राजस्थान में तो ऐसा होता है कि ये आर्ट जो ऐसे लोग हैं, चराने वाले लोग हैं, गायों को चराते हैं, चरवाहा है, वो ऐसे ऐसे लोग हैं, वो अपनी झोंपड़ी सजाते हैं, और झोंपड़ी भी बहुत ब्यूटीफुल होती है। जहां ये वर्क चलता है, मड वर्क चलता है कच्छ में, कि जिसपे वो आभला लगाते हैं, उसका कोई इतना मूल्य नहीं होता, बहुत कम रुपयों में आ जाता है। तो उसका दृष्टिकोण था जो देखने का। और पेंटिंग तो मैं खुद ही करूं, क्योंकि मेरा जो पेंटिंग का भाव था। और कोई भी एक दरवाजा हो, तो जब कोई भी आए या मैं उस दरवाजा को देखूं और उसके पीछे दीवार हो, तो दीवार कैसी होनी चाहिए। समझ लो कि एक लेटरिन की दीवार थी, लेकिन वो दीवार मेन रूम से दिखती थी। तो मैंने उसमें एक ऐसी अप्सरा का ड्राइंग किया था, और वो भी 7 फीट की अप्सरा थी। तो तुरंत आप आओ तो पहले तो वहां ही नजर जाएगी। इस तरह का मैंने पूरा वर्किंग किया था। उसकी वीडियो कैसेट भी है कि जो वर्क था उसमें। तो उसने मुझे पकड़ लिया कि आपने जो वर्क किया है
मैंने उसे समझाया कि मैं इस पर आगे भी काम कर रहा हूं कि किस तरह से जो विधात्मक दृष्टि है, जिन लोगों के पास विधात्मक दृष्टि या भीतर से ही इंटीरियर डेकोरेटर होता ही है, आर्टिस्ट है, उसका एक भाग होता ही है, सब में होता है कि कोई भी चीज किस तरह से अरेंज की जाए, वो तो सब में होती है। तो दृष्टिकोण नहीं हमारे पास, हमारा शिक्षण ऐसा है कि जो कलात्मक भाग है मनुष्य का, उसे कोई महत्व नहीं दिया जाता। हम खाली उसी में ही पड़े, सेटल होना, रुपया, भौतिक चीज वस्तु है। हमारी जो कला की शक्ति है वो नष्ट हो गई। मजा कोई चीज वस्तुओं में नहीं। देखो आप, कोई चीज वस्तुओं में कोई मजा नहीं। मजा किस में है? जिस तरह से आप अपनी शक्ति को रूप देते जाओगे, आपकी जो बोझिल शक्ति है भीतर, वो निकलने लगेगी, आपके भीतर स्पेस होती जाएगी। जैसे ही स्पेस होती जाएगी, आप परमानंद के संपर्क में आते जाओगे। ओम शांति शांति शांति। हमारे भीतर हम सदा शांति का अनुभव करते रहें। हमारे बाहर हम सब सदा शांति का अनुभव करते रहे। सर्वत्र सदा हम सब शांति का अनुभव करते रहे। इस भावना के साथ, इस प्रार्थना के साथ, मुझसे जो बोला, आपसे जिसने सुना, उस परम दृष्टा स्वरूप, परम साक्षी स्वरूप परमात्मा के चरणों में मैं मेरा वंदन अर्पण करता हूँ। मेरा वंदन स्वीकार करे। अस्तु।